सर मैगम नमस्ते सर। बैठिए। थैंक यू सर। आप अपना नाम बताए बिना जी। अपने बारे में बताइए। सर मैं अलवर जिले से हूँ और वर्तमान में मैं आबकारी इंस्पेक्टर के पद पर किशनगढ़ अजमेर में रजवाड़ा बॉटलिंग प्लांट है वहाँ पर कार्यरत हूँ। 2022 से वहीं पर सर्विस कर रहा हूँ। पिछली बार पहला अटेम्प्ट था और अभी इस बार दूसरा अटेम्प्ट। अब एक्साइज की कौन सी विंग में काम करते हैं? प्रिवेंटिव में या जनरल विंग में? जनरल विंग में। जी। प्रिवेंटिंग और जनरल विंग में क्या फर्क है बेसिक काम को लेकर? सर प्रिवेंटिव विंग जो है हमारी वो जो अवैध शराब का कार्य होता है, हथकड़ का कार्य है या फिर कोई स्मगलिंग का कार्य है तो उस पर कार्य करती है। और जनरल विंग जो है जो मदिरा की दुकानें हैं उनके ऊपर काम करते हैं और जो बोटलिंग प्लांट डिस्टिलरीज वगैरह हैं उन पर पोस्टिंग होती है। एक्साइज डिपार्टमेंट का काम पुलिस डिपार्टमेंट से किस प्रकार भिन्न है? सर एक्साइज में हम जैसे मदिरा दुकानों की मॉनिटरिंग करते हैं कि टाइमिंग पर बंद होनी चाहिए, ओवर रेट नहीं होना चाहिए और बाकी मदिरा दुकानों के जो नियम है, लाइसेंसिंग के जो नियम है उनको प्रॉपर फॉलो किया जाना चाहिए। और जबकि पुलिस जो नियम कानून है आबकारी के लाइसेंसिंग के उसके तहत कार्रवाई नहीं कर सकती, लेकिन अवैध पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है, लेकिन लाइसेंसिंग वाले नियमों पे हम ही काम करते हैं। हाल ही में जो आपकी टेंडर प्रोसेस होती है उसकी रेट जो एप्लीकेशन की रेट है बहुत हाई कर दी गई है कुछ सालों में, क्या कारण रहे? सर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ उसका ये कि पहले जब रेट कम थी, शायद 50,000 रेट थी, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉर्म लगते थे और उसमें फिर लोग 3, 4, 5 फॉर्म लगा देते थे अलग अलग नाम से। तो अब जैसे मिनिमम रेट 75,000 है तो फॉर्म वही लगाएगा सर जो लेना चाहता है दुकान। देखो शराब में बहुत अवैध कमाई होती है लोगों की और लोग एक दुकान ले लेते हैं, एक शॉप मिली उसको और उसकी 4-4 दुकानें अलग अलग गाँव में खोल देते हैं। इसकी मॉनिटरिंग आप लोग किस प्रकार से करते हो? सर हमारी जो ईपीएफ ब्रांच है वो इस प्रकार ही करती है कि जो ब्रांचेस चलती हैं उनके ऊपर वही कार्रवाई करते हैं ईपीएफ वाले। हमारा काम जो लाइसेंस शुदा जो दुकान है उस पर हम कार्य करते हैं। सरकार का रेवेन्यू क्या है एक्साइज का? सर 2022-23 का टारगेट 17,000 करोड़ है और 2021-22 का जो हमारा रेवेन्यू था वो 13,300 करोड़ के लगभग था। एक तरफ सरकार कहती है लोगों के स्वास्थ्य को लेकर अवेयर करती है, दूसरी तरफ शराब की बिक्री हो रही है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में कंट्रोवर्शियल बातें नहीं है? नहीं सर, शराब एक सरकार का दायित्व है, स्वास्थ्य लोगों का स्वास्थ्य सही रहे, सरकार इतनी योजनाएं भी चला रही है और लेकिन सर शराब हमारी जो नीति है सर वो मद्य संयम की नीति है कि सरकार चाहती है कि लोग अवैध शराब ना पिए, हथकड़ शराब ना पिए, हमारी जो गुणवत्तापूर्ण शराब है उसी का ही सेवन करें और एक निर्धारित मात्रा में करें। आप किशनगढ़ बास और किशनगढ़ में एक अंतर बता दो आप। सर किशनगढ़ बास और किशनगढ़ जी में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेसिक अंतर बता दो। सर किशनगढ़ बास अलवर में है और किशनगढ़ अजमेर में है और किशनगढ़ बास से सर स्टेट हाईवे निकलता है जबकि यहाँ किशनगढ़ से नेशनल हाईवे निकलता है और सर जो डेमोग्राफी है उसमें भी थोड़ा सा चेंज है, यदि हम जातिगत आधार पर देखें तो चेंज है और बोली में भी चेंज है। वहाँ ज़्यादातर हिरवाटी मेवाती बोली जाती है, यहाँ पर ढूंढाड़ी बोलते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में जो मोदी जी द्वारा जो अपने रेलवे का उद्घाटन किया गया, कौन सी ट्रेन इनोवेशन? सर वंदे भारत ट्रेन। क्या विशेषता है इसकी? सर वंदे भारत ट्रेन एक तो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है जिसमें मुख्यतः अपने आप जो दरवाजे हैं वो बंद होते हैं और ट्रेन चल रही है तो दरवाजे नहीं खुलेंगे और सर इसके अलावा स्पीड को लेकर भी काफ़ी लगभग 120 के समथिंग स्पीड है और इसके अलावा जो कोचेज हैं उनका सस्पेंशन अच्छा है, सीट्स अच्छी हैं, तो अत्याधुनिक तकनीक है। ठीक है, राजस्थान में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है अभी? ऐसे कोई जिले भी हैं जहां तक अभी रेलवे नहीं पहुंचा है, ऐसा कुछ है या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया डेवलप है रेलवे का? नहीं सर, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का नहीं है। बस एक जो हमारे दिल्ली जयपुर वाला जो रूट है कोटा वाला, यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में रेलवेज हैं, जबकि हम देखते हैं जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ बांसवाड़ा में डूंगरपुर में रेलवेज अभी नहीं पहुँच पाए। और जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है वहाँ बाड़मेर की कनेक्टिविटी अच्छी है, बीकानेर की भी अच्छी है, जैसलमेर की थोड़ी कम है कनेक्टिविटी। रेलवे का ऐसा क्या इम्पोर्टेंट रोल है कनेक्टिविटी या इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें
किस तरह से रेलवे एक किसी स्टेट की इकोनॉमी को बढ़िया बना सकता है, उससे क्या फायदे हो सकते हैं और कुछ ऐसे उपाय चल रहे हैं? जी सर रेलवे से हम यदि अ, आर्थिक रूप से देखें तो जैसे अभी किसान ट्रेन चलाई गई है तो उससे किसानों को फायदा होता है। और इसके अलावा यदि कोई गोदाम है, जैसे हमारे गोदाम होते हैं किसी चीज़ों के, तो वो गोदाम से सप्लाई चेन में रेलवे का काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण है रेलवे, जिससे एक क्षेत्र का विकास हो सकता है। ठीक है। अभी न्यूज़पेपर में आपने फोटो भी देखी होगी, हमारे प्रधानमंत्री जी जब कैवलकेड में जा रहे थे तो साथ में साइकिल्स भी उनके चल रही थी, शायद आपने ऐसा कुछ फोटो वगैरह सर मैंने आज सुबह ही न्यूज़पेपर में देखा इसको था कि हरित क्रांति करके न्यूज़पेपर में और नाम दिया गया है। वैसे ओरिजिनली हरित क्रांति किससे जुड़ी हुई है? सर ओरिजिनली हरित क्रांति तो जो हमारे गेहूं है उसके अधिक उत्पादन से जुड़ी हुई थी। और सर आज का जो संदर्भ है उस बारे में मुझे नहीं पता कि आज वो किस संदर्भ में कहा गया था। ठीक है, तो चलो ओरिजिनली अगर हम हरित क्रांति की बात करें तो भारत में कब शुरुआत हुई उसकी? सर लगभग 1970 के दशक में शुरुआत हुई थी। वर्तमान में उसके दुष्प्रभावों पर खूब ज्यादा चर्चा चल रही है और उसको रिनोवेट करके एक नई क्रांति के नाम से भी शायद लॉन्च किया गया है। क्या दुष्प्रभाव हैं और जो नई योजना है वह क्या है? सर दुष्प्रभाव उसमें ये है कि हमने उस टाइम बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह केमिकल्स का काफ़ी यूज किया था, तो इस वजह से जो हमारी ज़मीन है उसको नुकसान हो रहा है और जो हमारी फसलें हैं उसमें भी हम काफ़ी केमिकल्स आ गए। और इसके अलावा सर अधिक सिंचाई के कारण कई जगह हम देख रहे हैं कि सेम की समस्या उत्पन्न हो रही है और लवणीयता आ रही है। तो ये उसकी जगह कौन सा नया प्लान शुरू किया गया या कुछ नया नाम दिया गया है इसे? सॉरी सर इसका मुझे आइडिया। सदाबहार हरित क्रांति के बारे में आपने सुना कुछ ऐसा? एवरग्रीन रिवोल्यूशन? सर ऑर्गेनिक खेती का सुना है, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस एक सीधा सीधा आप मुझे हाँ या ना में जवाब दें, क्या राजस्थान में शराबबंदी कर दी जानी चाहिए? हाँ या ना, दोनों में से एक चॉइस है आपके पास। सर अगर आज की दिनांक में नहीं। ठीक है, थैंक यू। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं? जी सर। तो आजकल एक मुद्दा बहुत चर्चा में है, यूसीसी। जी सर। क्या है ये और इतना ज्यादा क्यों हो हल्ला हो रहा है देश में? सर अभी हमारे जो विधि आयोग है, सरकार ने विधि आयोग से इस बारे में जनता से फीडबैक मांगा है कि यूसीसी लागू किया जाना चाहिए या नहीं। यूसीसी सर हमारे डीपीएसपी में अनुच्छेद 44 में दिया गया है कि सभी जो धर्म में सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल और आपराधिक सिविल जो लॉज होने चाहिए। तो सर इस पे भी डिबेट चल रही है, तो सभी विधि आयोग ने मांगे हैं सुझाव, तो अभी सर सुझाव आ रहे हैं। ये लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इतना विरोध को देखते हुए? जब 75 वर्षों से ये चल ही रहा है हमारा देश आराम से, तो फिर अचानक से क्या जरूरत आ गई? सर लागू तो होना चाहिए क्योंकि हमारे डीपीएसपी में लिखा हुआ है, हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी कल्पना की थी कि लागू होना चाहिए। और लेकिन सर वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए सभी के सुझावों पर अमल करते हुए, और ऐसा ना हो कि कोई उससे असंतुष्ट रह जाए या किसी में कोई ऐसी भावना पैदा हो जाए कि हमारे विरुद्ध किया जा रहा है ये कार्य, तो सर सभी को सम्मिलित करते हुए कोई कदम उठाया जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप आबकारी इंस्पेक्टर हैं। जी सर। अभी कई बार ऐसे सुनते हैं जहरीली शराब से डेथ हो गई। जी सर। तो ये जहरीली शराब क्या होती है और जहरीली शराब से मौत होने के बाद कौन जिम्मेदार है? राज्य जिम्मेदार है, आबकारी इंस्पेक्टर्स वगैरह जिम्मेदार हैं, या बनाने वाला केवल जिम्मेदार है? सर जहरीली शराब जो होती है वो जब अवैध या हथकढ़ शराब बनाई जाती है तो उसमें इथाइल अल्कोहल की जगह मेथनॉल बन जाता है, तो जिस कारण से उसको पीने से हमारी मृत्यु हो जाती है या अंधे हो जाते हैं। तो सर अगर उसकी जिम्मेदारी की बात करें तो अभी राजस्थान सरकार ने जहां भी यदि कोई ऐसी घटना होती है तो वहां पे जो एक्साइज इंस्पेक्टर है, जो भी हमारी ईपीएफ विंग के इंस्पेक्टर हैं वो, और वहां पे जो जिला आबकारी अधिकारी, उन सबकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाती है। ठीक है। अक्सर देखा गया है कि जहां शराबबंदी है वहीं पे ऐसी ज्यादा समस्याएं आती हैं। जी सर। तो फिर शराबबंदी का औचित्य क्या रह गया? क्योंकि गुजरात और बिहार के अंदर शराब तो खुलेआम बिकती है, राज्य को भी रेवेन्यू लॉस्ट हो रहा है, और पीना कोई व्यक्ति चाहे तो सरकार कौन होती है तय करने वाली? क्या खाएगा क्या पिएगा, उसको अधिकार दे दिया जाना चाहिए, तो ये जहरीली शराब का समस्या भी खत्म हो जाएगा। जी सर। आपका क्या व्यू है इसमें? सर इसीलिए राजस्थान शराबबंदी नहीं कर रहा है, उसका एक रीजन यही है कि जो हम देख रहे हैं शराबबंदी के मॉडल, गुजरात हो या बिहार में आए दिनों लोगों की मृत्यु होती है अवैध शराब पीकर, और
रेवेन्यू का भी लॉस है। तो सर शराबबंदी तभी हो जब हम ये सुनिश्चित कर लें कि अवैध यात्रा शराब नहीं बनेगी या इतनी कम मात्रा में होगी कि हम उस पर कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन यदि सर प्रॉपर जिस वे में अभी जो शराब का वितरण चल रहा है उसको बंद कर दिया गया तो सर लोग तो शराब पियेंगे, तो कोई ना कोई जो भी उनको मिलेगा, जो भी विकल्प होगा उसकी ओर वो जाएंगे। इस शराब को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा है? अगर इसको ले आते हैं तो क्या दिक्कत आएंगी? सर जैसे जीएसटी का जो मैक्सिमम स्लैब है वो 28% का है और शराब पर सर जितनी भी शराब है लगभग 40% से ऊपर का टैक्स लगा हुआ है शराब। तो यदि जीएसटी में ले आए तो सर उस पर टैक्स कम हो जाएगा, तो रेवेन्यू का भी लॉस होगा और शराब जो है वो सस्ती भी हो जाएगी, तो उससे भी नुकसान। ठीक है सर, आप पूछिए। ठीक है सर। तो शराब के सस्ती होने से नुकसान क्या है? सर शराब अगर सस्ती हो जाएगी तो लोग उसका अधिक मात्रा में सेवन करेंगे। जो आपको लगता है कि शराब का सेवन ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो सस्ती हो जाएगी तो ज्यादा हो जाएगा? श्योर हो आप इस बात से? ऐसा कुछ स्टडी हुआ है क्या? सर स्टडी का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जैसे हम देखते हैं कि हमारी जो कंट्री लिकर है देशी शराब उसका अधिक सेवन होता है, और जैसे अभी आरएमएल सरकार ने निकाली है तो वो इसलिए निकाली कि वो जो है वो नॉर्मल शराब से सस्ती है, तो सस्ती शराब का सर सेवन अधिक होता है। अच्छा, आज का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा तो एक नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक स्टडी की रिपोर्ट आई है, उसमें बोला है कि अपने जो IITians है ना उनमें 60% बाहर जा रहे हैं। इसको ब्रेन ड्रेन बोलो या फिर टेक ड्रेन बोलो, ये हो रहा है काफी टाइम से, ये हो रहा है ना? तो आप पॉलिसी लेवल पे क्या चेंज चाहेंगे कि ये जो चीज हो रही है वो ना हो? सर उसका पहले तो मैं कारण जानना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसका शायद मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ तो हायर स्टडीज के लिए होता है कि जैसे IIT से बीटेक करने के बाद कोई बाहर से एमटेक करना चाहे उसलिए होता है। और इसके अलावा सर जो पैकेज है, जो अच्छे अच्छे हमारी कंपनीज हैं जैसे IT कंपनीज है तो उनके हेडक्वार्टर्स बाहर ही हैं US में मोस्टली, तो वहाँ रोजगार के लिए लोग जाते हैं। तो सर अगर अपने यहाँ पे ही ऐसा रोजगार हो, अच्छे पैकेज होंगे तो शायद नहीं जाएंगे बाहर। ओके, तो गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर रही है ना ट्राइज के लिए। जी सर, जैसे अभी इसके लिए हमने जो नई शिक्षा नीति आई थी हमारी, उसमें ये गवर्नमेंट ने किया कि जो यूनिवर्सिटीज हैं बाहर की उनको यहाँ पे भी वो अपने सेंटर्स खोल सकते हैं ताकि हम यहीं के यहीं पढ़ सकें। और जो अभी ग्लोबलाइजेशन का टाइम है तो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो हमारे यहाँ पे काफी बड़े सेंटर्स हैं उनके, तो उससे भी काफी प्रभाव पड़ेगा, कम होगा सर। कब आई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी? सर 2020 में। अभी आपने कहा ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, अभी तो लेकिन डी ग्लोबलाइजेशन हो गया ना, अभी तो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है फिर से ना? तो अभी तो अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां जिनके सेंटर्स बाहर थे वो वापस से अमेरिका में सेंट्रलाइज हो रहे हैं, तो ये आपको आपने जो बोला उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा? नहीं सर, फिलहाल की परिस्थितियों में जब हम कोरोना में देखा था कंपनीज को लॉस था, तो या फिर ट्रंप के टाइम पर डीग्लोबलाइजेशन की बात थी, तो अभी तो सर ऐसा ना ही कोई देश है ना ही कोई कंपनी है जो ग्लोबलाइजेशन से हटकर चल सके। तो सर नुकसान ही होगा उसको, चाहे कोई देश हो या कोई कंपनी। आप बता रहे थे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग किन प्रिंसिपल्स पे काम करती है? सर मुझे जहाँ तक याद है, एक तो उसमें हम पेस्टिसाइड्स वगैरह का काफी कम यूज करते हैं, और जो बीज होते हैं वो भी मतलब खुद से बनाए हुए देसी तरीकों से बनाए हुए बीज का उपयोग किया जाता है उसमें, और किसी भी प्रकार के बाद में कोई भी फर्टिलाइजर्स वगैरह जो रासायनिक खाद की जगह हम जो घर पे बनाई हुई या हम खेत में खाद बनाते हैं उसका उपयोग करते हैं। अच्छा, आपने MSc केमिकल साइंस से किया है ना? केमिस्ट्री किया जी। तो सेम का प्रॉब्लम अभी आपने डिस्कस किया था जी। इसमें क्या कंपोजिशन हो जाता है सॉइल का? एसिडिक हो जाता है, अल्कलाइन हो जाता है, क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है? सर क्षारीय हो जाता है, एल्कलाइन हो जाता है। अच्छा, उसको सॉल्यूशन क्या है, कैसे सही करते हैं उसको? सर उसमें शायद कैल्शियम कार्बोनेट डाला जाता है शायद, कंफर्म नहीं किया है वैसे केमिस्ट्री में। सॉरी सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ उसके लिए। अच्छा, कहाँ पे है ये प्रॉब्लम? इंडिया छोड़ो, राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में कौन से एरिया में कॉन्सेंट्रेशन है सेम का? जो IGNP का हमारा एरिया है वहाँ पे ज्यादा है, श्री गंगानगर में। क्यों है वहाँ पे? क्योंकि सर IGNP से आने के बाद वहाँ पे काफी अधिक मात्रा में पानी आया, तो लोगों ने काफी अधिक मात्रा में मतलब सिंचाई में काफी ज्यादा पानी का उपयोग किया, और IGNP से रिसाव भी होता है पानी का, तो इस वजह से सर। अच्छा, आपने देखा होगा रिसेंटली अभी बारिश का ट्रेंड देखोगे ना, तो वेस्टर्न राजस्थान में एवरेज से ज्यादा बारिश हुई है, क्या कारण है इसका? सर इसका मुझे नहीं पता सर। अच्छा, इंटरनेशनल पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स?
हाँ सर, तो रशिया में न्यूज़ क्या पेपर। चल रहा है अभी? कुछ प्राइवेट आर्मी का कुछ चल रहा है ना? हाँ सर, कोई वैगनर समूह है, ग्रुप है, उसके हाँ। जो प्रिगोजिन है उनकी कोई प्राइवेट आर्मी थी, तो वो पहले सरकार के खिलाफ हो गए थे बीच में, तो लेकिन फिर बीच में कुछ हुआ तो फिर वो सही हो गया था वहां पे मैटर। क्वाड का नाम सुना है? जी क्या है ये? सर, ये 4 देश हैं, भारत, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो इन 4 देशों का समूह है ये, और ये 4 देश मिलके जो हमारा जो ये एरिया हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इसमें सिक्योरिटी, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण आदि को लेकर कार्य करता है। क्या आप मानते हो कि राजस्थान का भविष्य पश्चिम में है? नहीं सर, सिर्फ पश्चिम में है ऐसा तो नहीं मानते, लेकिन पहले सिर्फ जो हम भविष्य देखते थे कि सिर्फ पूर्व से ही देखते थे कि पूर्व में हमारा रेवेन्यू सोर्सेज जो है पूर्व में, लेकिन अब ऐसा नहीं है, पश्चिम से भी हमारे काफी रेवेन्यू सोर्सेज आ रहे हैं, चाहे वो कृषि को लेकर हो, अनार की खेती हो, या फिर रिफाइनरी है, उद्योगों को लेकर हो तो रिफाइनरी में रिफाइनरी कब तक चालू होने का है? सर इसकी एग्जैक्ट डेडलाइन तो मुझे नहीं पता। रिफाइनरी जब चालू हो जाएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, वहां की लोकेलिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सर वहाँ पे एक तो आर्थिक रूप से काफी सशक्त होंगे लोग, जो लोगों का रोजगार मिलेगा, लोगों को, लोगों की आय बढ़ेगी, और इसके अलावा सर उद्योग धंधे होंगे, लोगों का मॉडर्नाइजेशन होगा, और सर थैंक यू सर। क्या ठीक सर? है।